टॉप 8 पीएसयू स्टॉक्स जहां पर स्मार्ट मनी अपना पैसा मूव कर रहा है, मतलब बड़े बड़े म्यूचुअल फंड उन शेयर्स को बाय कर रहे हैं। तो मंथली बेसिस पे जनरली जो भी म्यूचुअल फंड होते हैं वो अपनी होल्डिंग्स रिलीज करते हैं, पब्लिश करते हैं कि उन्होंने किस मंथ के अंदर कौन कौन से शेयर्स को बाय करा हुआ था। तो उनको एनालाइज करना एक्चुअली इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेसिफिकली रिटेल इन्वेस्टर के साथ, क्योंकि बीइंग ए रिटेल इन्वेस्टर अपने पास वो डाटा और वो रिसर्च टीम नहीं होती जो स्मार्ट मनी बड़े बड़े म्यूचुअल फंड एफआईडीआई के पास होती है। तो अगर वो किसी भी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको वहां पर कुछ पोटेंशियल दिखा होगा, उनकी रिसर्च टीम में उसमें ऐसा कुछ देखा होगा कि आगे कुछ ग्रोथ पोटेंशियल है, तो इस वजह से अपन को भी उसको ट्रैक करना चाहिए। तो आइए बात करते हैं आज अपन कुछ दो म्यूचुअल फंड की जो इंडिया के अंदर अभी टॉप परफॉर्मिंग चल रहे हैं, दो स्पेसिफिक पीएसयू फंड जो टॉप परफॉर्मेंस दे रहे हैं इंडिया के अंदर, उन्होंने कौन कौन से शेयर्स को बाय करा है और उनमें उनको शायद क्या पोटेंशियल दिखा होगा, अपन वो भी डिस्कस करते हैं। तो आइए अपन वीडियो शुरू करते हैं। बस वीडियो शुरू होने के पहले, दिस इज नॉट ए बाय और सेल एडवाइस, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एन एजुकेशनल पर्पस। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो अपनी रिसर्च एक बार खुद से आप कर लेना। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे एक एसबीआई का पीएसयू फंड है। एसबीआई पीएसयू फंड जिसका असेट अंडर मैनेजमेंट 6545 करोड़ का है, मतलब 6500 करोड़ के लगभग का है। अगर आप इसका सीएजीआर देखो तो इसने निफ्टी, मिड निफ्टी सबको बहुत अच्छी तरह से बीट करा है। इसने एक साल का सीएजीआर जहां पर लोगों का केवल 2-2, 4-4, 5% रिटर्न बना था, पिछला साल ऐसा गया था, इसमें इसने निफ्टी वगैरह सबको बीट करके 14% का रिटर्न दिया है। 2 साल का अगर एनुअलाइज रिटर्न देखोगे, मतलब ईयरली रिटर्न है ये, 2 साल का 3 साल का ईयरली रिटर्न 33% का इसने रिटर्न दिया है। 5 साल के अंदर भी इसका पर एनम का आप कंसिस्टेंट रिटर्न देखोगे तो 28% दिया है। तो इसने निफ्टी को और बाकी मिड निफ्टी वगैरह सबको अच्छे से बीट करा है एसबीआई पीएसयू फंड ने। अब अपन ये देखते हैं कि इसने कौन कौन से शेयर्स के अंदर अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करा है, अपन वो चेक करते हैं। बट उसके पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल याद रख के सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। तो आइए अपन बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट शेयर की, जो है अपना ओएनजीसी। ओएनजीसी के अंदर इन्होंने दिसंबर 25 से फेब 26 तक 77% होल्डिंग इनकी इंक्रीज करी है। मतलब जो पूरे टोटल फंड का, जो फंड की जो टोटल होल्डिंग में ओएनजीसी पहले था वो केवल 1.43% था, उन्होंने उसको इंक्रीज करके दिसंबर 25 से फेब 26 में 2.54% फंड की टोटल होल्डिंग बना दिया उसकी। मतलब ये 77% इंक्रीज करा है उन्होंने ओएनजीसी के शेयर्स को। ओएनजीसी के शेयर्स का काम क्या है ये आपको पता होगा, ये अपस्ट्रीम ऑयल एंड गैस कंपनी है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल और गैस का, नेचुरल गैस का प्रोडक्शन करती है। तो ये एक सबसे अच्छी चीज है, मतलब 71% इंडिया का जो भी क्रूड ऑयल होता है डोमेस्टिक प्रोडक्शन वो इसी से आता है, और 84% नेचुरल गैस भी यही प्रोड्यूस करती है। और एक अच्छी चीज है क्योंकि अभी आपने देख लिया होगा जो वॉर हो रही है, ये सब हो रही है, तो इसकी वजह से जो भी डाउन स्ट्रीम कंपनीज है, डाउन स्ट्रीम कंपनी मतलब जो रिफाइनरी होती है, वो रिफाइनरी के शेयर्स तो कम होते जा रहे हैं, पर ओएनजीसी वगैरह के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। जब भी वर्ल्ड के क्रूड की और गैस की प्राइसेस अगर इंक्रीज होगी तो इसको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि अप स्ट्रीम कंपनी का काम होता है कि ऑयल और गैस को एक्सट्रैक्ट करती है। तो एक्सट्रैक्शन वाली जो कंपनी है उनको वॉर से बेनिफिट होता है अगर गैस और ऑयल की प्राइस बढ़ती है, क्योंकि उनको तो रॉ मटेरियल कॉस्ट तो सेम लग रही है, तो जो प्रोडक्ट वो निकाल रहे हैं उनकी प्राइस इंक्रीज हुई पड़ती है। तो ये थोड़ी प्राइस सेंसिटिव कंपनी है, ये आपको ध्यान रखना। हालांकि ये चीज में थोड़ी बहुत रिस्क रहती है क्योंकि प्राइस सेंसिटिव ग्लोबली ये बहुत ज्यादा होता है ऑयल और गैस। अब उसको बेसिक फंडामेंटल की मैं बात करूं, कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी एक डिसेंट है, 10% का अप्रॉक्स दे रहे हैं। डेट टू इक्विटी 0.48 है, मतलब ओके डेट टू इक्विटी है। पी इसका अंडर वैल्यूड चल रहा है, मतलब ये कंपनी भी इंडस्ट्री के कंपेरिजन में अंडर वैल्यूड, जहां इंडस्ट्री का पी 9 चलता है इसका पी 7 चल रहा है। और इसका पीबी रेशियो देखोगे, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 0.92 है, मतलब इसका जो बुक के हिसाब से जो इसकी शेयर की वैल्यू है ये उससे भी कम पे अभी ट्रेड हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, मतलब कंपनी अभी साफ दिख रहा है कि पूरी अंडर वैल्यूड है। तो मेन फैक्टर जो इन्होंने अभी म्यूचुअल फंड वगैरह ने शायद कंसीडर करा है वो ये करा है कि पीबी रेशियो इनका अभी जो बुक के अंदर जो शेयर की प्राइस होती है उससे भी कम पे ट्रेडिंग हो रही है इसकी। डिविडेंड यील्ड भी इसका अच्छा है, 4 से 5% का डिविडेंड दे देती है। तो जो शेयर की प्राइस इंक्रीज होती है उसके साथ आपको साल का 4 से 5% एक्स्ट्रा डिविडेंड भी मिल जाएगा। बाकी अगर इसके अपन कुछ की अदर फैक्टर कंसीडर करें तो इसका क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट आया था वो बहुत ही अच्छा आया था। इसने 16% ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली इसका नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ था। साथ में इसने अभी रिसेंटली 18 से 20 बिलियन यूएसडी का डीप वाटर टेंडर फ्लोट करा है, मतलब इसने टेंडर लगाया डीप वाटर से रिसोर्सेज को निकालने के लिए, वास ऑयल गैस के लिए। ये अभी तक के ग्लोबली के केस के अंदर बिगेस्ट एवर ग्लोबल टेंडर इसने फ्लोट करा है, बहुत बड़ी बात है ये अभी इंडियन कंपनी के लिए तो एटलीस्ट। और उसके बाद इसके अलावा बहुत सारे इसके अंडर वाटर प्रोजेक्ट अभी इसको स्टार्ट मिले, अभी रिसेंटली इसको मिले अंडर वाटर प्रोजेक्ट, मतलब जो जनरली ऑयल और गैस होती है वो अंडर वाटर
फीचर्स मिलती है। तो इनको भी बहुत सारे रिसेंट में प्रोजेक्ट भी इनको मिले अंडर वाटर गैस को और ऑयल को निकालने के लिए, तो जिसका रेवेन्यू आपको जनरली देखने को मिलेगा FY 2027 के एंड के लगभग। और इसने बहुत सारी टेक कंपनीज, स्पेसिफिकली एक यूके की टेक कंपनी है बीपी टेक्निकल, बीपी टेक्निकल के साथ भी इसने टाई अप करा है। बीपी टेक्निकल से इसने मतलब ओवरऑल टेक्नोलॉजी लेने के लिए टाई अप करा है कि वो ऐसी टेक्नोलॉजी अपने पास चाहती है कि एक सिंगल, मतलब अभी जो होता है कि अगर अभी नॉर्मल टेक्नोलॉजी होती है वो ऑयल एक्सट्रैक्ट करती है पर थोड़ा बहुत ऑयल रह जाता है, वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इन्होंने बीपी टेक्निकल से ऐसी टेक्नोलॉजी की डिमांड करी है कि हम एक एक सिंगल ड्रॉप ऑयल का वो भी एक्सट्रैक्ट कर पाए। तो मतलब वो जितना अच्छा बेटर एफिशिएंट तरीके से ऑयल और गैस एक्सट्रैक्ट कर पाए। और धीरे धीरे ये एनर्जी ट्रांजिशन पे भी आ रही है, ये ग्रीन हाइड्रोजन और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी शिफ्ट हो रही है। इसका टारगेट है कि ये 2030 तक 10 गीगावाट तक ग्रीन हाइड्रोजन और रिन्यूएबल से भी एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। तो ये कंपनी अगर आप देखोगे तो फ्यूचर इसका थोड़ा ठीक लग रहा है। बाकी ये अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज नॉट अ बाय और सेल एडवाइस। अगर आपको कहीं पे भी इन्वेस्ट करना है तो आप अपनी खुद की रिसर्च कर लेना। ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूं कि म्यूचुअल फंड ने कौन कौन से बाय करे और क्या रीजन होता है। हालांकि कंपनी ये सही चल रही है। और अगर आपको उसके पहले वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल याद रखिए सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस करना। लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन नोटिफिकेशन। अब अपन सेकंड कंपनी की तरफ मूव ऑन करते, दैट इज पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में इसने शेयर होल्डिंग 14% तक इंक्रीज करी है दिसंबर से फेब के अंदर। दिसंबर में जहां इसका टोटल पोर्टफोलियो का पावर ग्रिड होता था, टोटल पोर्टफोलियो में 8% होता था, फेब के अंदर वो 9.1% हो गया। मतलब ये 14% तक का इन्होंने इंक्रीज करी है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। अब पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का काम क्या होता है? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन आप देखो कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, चाहे वो कोल हो, हाइड्रो हो, विंड हो, सोलर हो, किसी से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो अब उसको आपके घरों तक पहुंचाया कैसे जाएगा, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तक पहुंचाया कैसे जाएगा? तो इनका काम होता है पावर ग्रिड सेटअप करना, जिससे ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट कर दे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और आपके घर तक। इसका ये काम होता है। तो इसको सबसे बड़ा जो बेनिफिट मैं आपको अभी बताता हूं, इसको जो मिला है, वो सबसे बड़ा बेनिफिट इसको मिल रहा है सोलार, विंड, हाइड्रो इनसे एनर्जी की वजह से। हो क्या रहा है, क्योंकि आजकल लोग जल्दी से जल्दी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब सोलार की तरफ ज्यादा मूव कर रहे हैं, विंड की तरफ ज्यादा मूव ऑन कर रहे हैं। तो एनर्जी तो प्रोड्यूस कर देते, सोलार के पावर प्लांट बहुत हो गए, विंड पावर प्लांट बहुत सारे हो गए, इवन यूरेनियम के भी धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। तो एनर्जी प्रोड्यूस तो हो गई, इसको ट्रांसमिट कैसे करना है? ट्रांसमिट करने के लिए जरूरत पड़ती है पावर ग्रिड की कॉर्पोरेशन की। अब ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करता है, क्योंकि ये तो केवल एनर्जी प्रोड्यूस करके स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट इसको इस वजह से मिल रहा है। और इसका अगर आप फाइनेंशियल्स देखोगे जनरली, तो वैसे आप इंडिया का 85% जो इंटर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करती है वो यही कंपनी करती है। एक तरह से आप इसको मोनोपोली की तरह डील कर सकते हो। हालांकि एक दो छोटी मोटी कंपनी भी और आ गई इससे कंपीट करने के लिए, पर अभी 85% पावर इसी के पास है। रेवेन्यू प्रॉफिट इसका बहुत अच्छे लेवल पे ग्रोथ चल रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है 15%। ये कंपनी भी अभी अंडर वैल्यूड है, 18 का इसका पी रेशियो चल रहा है, वो इंडस्ट्री का पी रेशियो 23 चलता है। डेट टू इक्विटी इसका 1.37 है, डेट थोड़ा सा ज्यादा है, पर क्योंकि इसको इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इस वजह से डेट भी थोड़ा ज्यादा है। डिविडेंड भी इसका एक डिसेंट है 3% का, कि आपको 3% डिविडेंड तो जनरली इसका मिल ही जाता है, डिविडेंड यील्ड। अब बाकी मैं बात करता हूं इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसका 80 से 85% है, जो बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल मार्जिन है। और रीजन इसका ये है क्योंकि इसको गवर्नमेंट से फिक्स अमाउंट ऑफ रुपीज मिल जाते हैं कि अगर ये 1 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करेगी तो 1 गीगावाट पे इसको कितने रुपए मिलने हैं। तो इसकी कॉस्ट तो ये धीरे धीरे कम करती जा रही है, कॉस्ट इससे इंक्रीज नहीं हो रही है, क्योंकि और जो इसका रेवेन्यू है वो रेवेन्यू इसका इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट से तो उसको फिक्स पैसा मिल रहा है और कॉस्ट रिड्यूस करते जा रही है। तो इसलिए इसका ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत अच्छे लेवल पे इंक्रीज हो रहा है। और उसके बाद इसको यूनियन बजट के अंदर भी अभी अनाउंस कर दिया था कि इन्वेस्टमेंट जिनको करना है गवर्नमेंट को पावर ग्रिड के अंदर, वो 37,000 करोड़ तक करना है। तो ये बूस्ट भी इसको मिलने वाला है। साथ में ये नए नए बिजनेस के अंदर भी घुस रही है, जैसे स्मार्ट मीटर हो गया, स्मार्ट मीटर जो घर के बाहर इंस्टॉल होते हैं वो, तो इसको स्मार्ट मीटर के भी बहुत सारे मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट मिल चुके हैं। साथ में सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांसमिशन, इन सब के अंदर भी ट्रांसमिशन करनी है एनर्जी को, मैंने आपको ये भी बता दिया था। तो ये कंपनी मोनोपोली में डील करती है पावर ग्रिड, और स्टार्टिंग से कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न देते आई है अभी तक भी, आप देखोगे। बस इसका एक की थ्रेट है, वो आपको ध्यान रखना चाहिए, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन भी इससे कंपीट करने के लिए आ गया है। ये भी कंपीट अभी बीडिंग इसकी कर रहा है। हालांकि अभी ऐसा है कि पावर ग्रिड का जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया के अंदर, वो भी किसी भी कंपनी का नहीं है, तो इतनी जल्दी इससे कंपीट करना थोड़ा मुश्किल होगा। अब उसके बाद अपन बात करते हैं एसबीआई बैंक की। एसबीआई बैंक के अंदर भी इन्होंने अपना शेयर बढ़ाया है 8% तक। पहले दिसंबर 25 में जो टोटल पोर्टफोलियो का परसेंट होता था वो 16% तक ये होल्ड करते थे एसबीआई को, उसको इंक्रीज करके इन्होंने 18% तक कर दिया है। अब अगर आपको वैसे देखो, मैं जनरली कंपनी के सारे फंडामेंटल्स आपको बता रहा हूं, एसबीआई के भी मैं आपको बता रहा हूं, बेसिक फंडामेंटल आपको मैं पूरे बता रहा हूं। उसके ज्यादा भी अगर आपको रिसर्च करनी है किसी भी स्पेसिफिक कंपनी के पी&एल, बैलेंस शीट, कुछ भी आपको देखना है, तो आप एंजल वन वेबसाइट को यूज ले सकते हो। एंजल वन वेबसाइट पे आपको समरी पी&एल, समरी बैलेंस शीट और जो भी की फंडामेंटल फाइनेंशियल्स होंगे, चार्ट होंगे, वो आपको दिख जाएंगे। तो आप एंजल वन की यूज ले सकते हो। और अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहो तो भी आप एंजल वन की हेल्प ले सकते हो, वन ऑफ द ट्रस्टेड ब्रोकर।
चलो आइए अपन आगे बात करते हैं। एसबीआई बैंक के अंदर एसबीआई बैंक अभी जो जितने भी प्राइवेट बैंक है उनसे भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लाइक प्राइवेट सेक्टर में सबसे अभी अच्छा बैंक माना जाता था, हालांकि एचडीएफसी में भी कांड हो चुका है, पर एचडीएफसी माना जाता था ग्रोथ के मामले में। एसबीआई बैंक उससे भी अच्छे ग्रोथ मोड पे चल रहा है। इसका रेवेन्यू प्रॉफिट बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो है। दिसंबर 25 के रिजल्ट आए थे, वो भी बहुत अच्छे आए थे। इसके रिटर्न ऑन इक्विटी 14% बहुत अच्छा है। ये भी अंडर वैल्यूड चल रहा है। जहां जनरली पी रेशियो चल रहा है बैंकिंग का 12, इसका चल रहा है 11। अगर आप इसकी जनरल बिजनेस की ग्रोथ देखोगे तो बैंक का काम होता है डिपॉजिट लेके लोन देना, तो इसका जो डिपॉजिट की 9% की ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर, बहुत अच्छी है। और जो इसने लोन दिया है लोगों को, क्रेडिट लोन दिया है, वो 15% की ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर, ये भी बहुत अच्छा है। कासा अकाउंट अगर आप देखोगे, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट जो ओपन करे इसने, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, वो 40% की ग्रोथ है, जो एचडीएफसी से भी अच्छी है। तो इनकी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी चल रही है स्पेसिफिकली। और इसका जो लोन बुक हो चुकी है वो 36 से 37 लाख करोड़ की हो चुकी है। और जो टोटल बिजनेस है डिपॉजिट प्लस एडवांस मिला के, जितना डिपॉजिट लिया जितना एडवांस दिया, वो 103 ट्रिलियन तक हो चुका है, जो अभी तक का हाईएस्ट एवर है। तो और कंपनी को अगर आप बाकी की बात करोगे, इस कंपनी के अंदर क्या ग्रोथ फैक्टर है, तो कंपनी के बाकी ग्रोथ फैक्टर है, क्योंकि अभी बजट के अंदर अनाउंस हुआ था कि 12.2 लाख करोड़ का गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करेगी। तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होता है, सबसे ज्यादा जो प्राइमरी लैंडर होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट के लिए, कंपनीज को लोन चाहिए होता है। तो जनरली प्राइमरी इन्वेस्टर लैंडर होता है वो एसबीआई बैंक होता है। तो यहां पर एक सबसे मेजर बेनिफिट इसके लिए ये हो जाएगा। उसके अलावा इसकी ये केवल बैंकिंग के बिजनेस में नहीं है, इसने अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई भी करा हुआ है। जैसे अगर आप देखोगे, इसकी सब्सिडरी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस भी देता है, जनरल इंश्योरेंस भी देता है, एसबीआई कार्ड भी, एसबीआई म्यूचुअल फंड भी। तो ये डाइवर्सिफाइड कंपनी जो सारी की सारी ग्रोइंग है। इवन एसबीआई म्यूचुअल फंड की बात करें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड अभी मार्च के अंदर डीआरएचपी भी फाइल करा है, ड्राफ्ट ट्रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस की। ये भी अपना आईपीओ लाने वाला है। तो जब भी अगर कोई सब्सिडरी कंपनी आईपीओ लाती है तो एक हिडन वैल्यू अनलॉक होती है और शेयर की प्राइस बढ़ने की चांसेस होती है। तो एसबीआई को भी आप एक बार ट्रैक लिस्ट में रख सकते हो। देन उसके बाद में नेक्स्ट कंपनी की बात करता हूं, दैट इज बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। उसके अंदर होल्डिंग कंपनी इंक्रीज करी है इसने 4% तक। पहले जो दिसंबर 25 में इनके जो टोटल पोर्टफोलियो का शेयर होते थे बीईएल, वो 8.91% थे, उसको इंक्रीज करके 9.33% तक कर दिया गया है। यही कंपनी के मैं फंडामेंटल की बात करूंगा, तो बीएल की अगर अपन बात करें तो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोड्यूस करती है, जो भी एक तरह से आप मान लो मोनोपोली, क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट शेयर जो है ऑलमोस्ट पूरा का पूरा इसी के पास है, डिफेंस की इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड जो भी है। कि जो भी डिफेंस इक्विपमेंट होते हैं, आप कोई से भी डिफेंस इक्विपमेंट की बात कर लो, चाहे आप किसी मिसाइल्स की बात कर लो, मिसाइल को कहीं पर टारगेट करना है तो किस जगह टारगेट करना है, वो इलेक्ट्रॉनिक, कोई उसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है। हर एक डिफेंस इक्विपमेंट में रेडार होता है, कम्युनिकेशन का सिस्टम होता है। तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लेवल के डिफेंस इक्विपमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई करती है। तो ये उसके अंदर मोनोपोली है। इंडियन आर्मी से इसको जो भी ऑर्डर मिलेंगे, लगभग जो भी ऑर्डर मिलते हैं इंडियन आर्मी के, वो बीईएल को ही मिलते हैं। इवन बीईएल साथ में एक्सपोर्ट पुश भी बहुत ज्यादा कर रहा है, कि इंडियन आर्मी इसके ऑर्डर तो फुलफिल करता है, एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा कर रहा है। अब ये साथ में मतलब अभी बेसिक नॉर्मल टेक्नोलॉजी के साथ साथ ये अपने आरएनडी भी कर रहा है कि इसके अंदर एआई को कैसे यूज ले सकता है। तो कंपनी अपने आप को बहुत ज्यादा एडवांस और ज्यादा बनाना चाहती है। अब इसके रेवेन्यू प्रॉफिट बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो है। दिसंबर 25 का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया था। रिटर्न ऑन इक्विटी 26% बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी चीज डेट टू इक्विटी जीरो है, मतलब कंपनी में डेट है ही नहीं बिल्कुल। और साथ में इसका एक थोड़ा सा एक पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए, इसका पी रेशियो थोड़ा सा ज्यादा चल रहा है। इंडस्ट्री का पी रेशियो 41 चलता है, इसका पी रेशियो 50 चल रहा है। तो एक छोटी चीज आपको कंसीडर करनी चाहिए, थोड़ा ज्यादा इसका पी रेशियो। ऑर्डर बुक वैल्यू की मैं अगर इसकी बात करूं कि कंपनी जो सेल थी एफआई 2025 में 24,000 की थी, वो इसके पास जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स अभी तक ऑलरेडी पड़े हुए जो इनको फुलफिल कर रहे हैं नेक्स्ट 2-3 साल के अंदर, वो 73,000 के। तो मतलब 3 टाइम्स तो इसके पास ऑर्डर ऑलरेडी पड़े हुए हैं। अब ये सब इस चीज कंपनी के अंदर अच्छा हो रहा है। साथ में ये हो रहा है कि कंपनी सेमीकंडक्टर वेंचर में भी उतर रही है। इसने एमओयू साइन कर लिया है फॉर ए गैलियम नाइट्राइड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन। मतलब ये एक प्रॉक्सी इंडस्ट्री सेमीकंडक्टर की, ये सेमीकंडक्टर के अंदर भी मतलब उतर रही है, जिसकी डिमांड आपको पता है बहुत अच्छे लेवल के अंदर है। तो कंपनी अपना बिजनेस एक्सपांड कर रही है। साथ में लिथियम आयन बैटरी प्लांट भी सेटअप करने जा रही है, क्योंकि जो डिफेंस इक्विपमेंट होते थे उसमें लिथियम आयन की बैटरीज भी चाहिए होती थी। तो पहले ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थी, लोगों से खरीदती थी। तो अब इन्होंने खुद ने प्लांट सेटअप करने का सोच लिया है। साथ में ग्रीन हाइड्रोजन सेल्स के लिए भी सोच रही है कि ग्रीन हाइड्रोजन सेल्स भी यही प्रोड्यूस करें। तो कंपनी अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपांड कर रही है। तो आप एक बार बीएल पे भी नजर रख सकते हो। तो ये 4 स्टॉक अपन ने लिए पहले एसबीआई पीएसयू फंड से। उसके बाद अपन एक और नेक्स्ट फंड की बात करते हैं, जो नेक्स्ट फंड भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है पीएसयू का, दैट इज इन्वेस्को पीएसयू फंड। इसका असेट अंडर मैनेजमेंट 1510 करोड़ का है। वही आप इसका सीएजीआर देखोगे, 1 साल में इसका 11% है। 3 साल के अंदर जो एनुअलाइज रिटर्न है वो 30% का है। 5 साल का इसका एनुअलाइज रिटर्न जो है वो 26% का है। मतलब इसने भी निफ्टी, मिड निफ्टी सबको बीट करा है और इसने रिटर्न बहुत अच्छा दिया है। तो इसके अंदर जो ये वाले जो शेयर अपन ने कुछ डिस्कस करे थे अभी पहले, एसबीआई, बीईएल वगैरह ये सब,
तो इसने भी हालांकि कुछ कुछ के अंदर शेयर होल्डिंग अपनी बढ़ाई है, पर इसने कुछ एक्स्ट्रा बाकी कंपनीज है उसमें अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है, वो अपन बात करते हैं। स्पेसिफिकली इसने दो कंपनी जो दोनों की दोनों डिफेंस कंपनीज है उसके अंदर इसने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है, दैट इज मेजागन डॉक शिप बिल्डर। इसने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है 19% से दिसंबर से फेब के अंदर। दिसंबर के अंदर इसकी जो शेयर होल्डिंग का टोटल परसेंटेज था पोर्टफोलियो का अमेजागन, वो 1.47% था, वो इंक्रीज करके इसने 1.75% कर दिया, दैट इज 19% इंक्रीज। वही अपन एचएएल की बात करें, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, तो वो दिसंबर 25 में 5.94% था, फेब के अंदर 6.76%, तो इसने 13.8% इसने अपनी होल्डिंग एचएएल के अंदर बढ़ाई है। अब इस कंपनी के अपन फाइनेंशियल डिस्कस करते हैं, बट अगर वही सेम, अगर ये में कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है, बट अगर आपको कोई भी शेयर अगर ऐसा लग रहा हो कि यार यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप चाहो तो लमसम डाल सकते हो। लमसम डालने में अगर आपको अगर डर लग रहा है तो आप क्या कर सकते हो, स्टॉक एसआईपी टाइप आप फीचर यूज लिख सकते हो। जैसे आजकल क्या हो गया, अच्छे अच्छे ब्रोकर्स उन्होंने स्टॉक में भी एसआईपी करने का ऑप्शन दे दिया, लाइक एंजल वन। आप एंजल वन देखोगे तो उसमें आप स्टॉक एसआईपी डाल सकते हो, तो धीरे धीरे आपका पैसा जाता रहेगा, तो ऐसा भी नहीं रहेगा कि आप गलत प्राइस पे एंट्री लेगा, उस चीज का भी डर आपको नहीं रहेगा, ठीक है। और बाकी चैनल को याद रखें, वीडियो लाइक कर देना वीडियो, और चैनल याद रखें सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। चलिए, तो अब उसके बाद अपन मेजागन डॉक शिप बिल्डर की बात करते हैं। तो मेजागन शिप बिल्डर के अंदर अगर आप देखोगे रेवेन्यू प्रॉफिट बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो है। अभी कंपनी पहले करती क्या, एक बार वो जान लेते हैं। ये डिफेंस शिप बिल्डिंग करती है, जो भी अपनी नेवी, इंडियन नेवी, उसको डिफेंस के लिए शिप चाहिए होती है, तो ये सारी शिप्स बनाती है, और शिप के साथ साथ ये सबमरीन्स भी बनाती है। आप मान के चलो जो इंडियन नेवी का सबसे बड़ा सप्लायर है वो अभी मेजागन डॉक शिप बिल्डर ही है। शिप के अंदर जो भी उनको शिप्स चाहिए होती है वो यही बनाती है। अब उसके बाद रेवेन्यू प्रॉफिट इसका बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो है, रिटर्न ऑन इक्विटी 26% है, डेट टू इक्विटी 0, मतलब डेट टू इक्विटी है ही नहीं। साथ में ये कंपनी भी अंडर वैल्यूड चल रही है, 37 इसका वैल्यूएशन चल रहा है, मतलब पी रेशियो, और इंडस्ट्री का पी रेशियो 41 है, तो ये कंपनी अभी अंडर वैल्यूड है। और अगर आप इसकी बुक वैल्यू की बात करोगे, तो इसकी जो मतलब ऑर्डर बुक वैल्यू की, तो इसकी जो सेल्स है वो 12,000 करोड़ की थी FY25 में, पर वही इसकी जो अगर बुक वैल्यू है वो 23,000 करोड़ की है, मतलब 2 टाइम्स इसके पास ऑलरेडी ऑर्डर बुक वैल्यू पड़ी हुई है। अब अगर इसके अंदर कुछ ऑर्डर इसके अभी क्या चल रहे हैं, नेगोशिएशन में चल रहे हैं कि कुछ ऑर्डर इसको मिल सकते, अगर वो कुछ ऑर्डर और इसको मिल गए तो ये एम कर रहा है कि ईयर एंड तक उसकी बुक वैल्यू 1 लाख करोड़ तक हो सकती है। अगर ऐसा हो गया तो कंपनी का पूरा गेम चेंज हो सकता है। इवन इसका एक 99,000 करोड़ का एक सबमरीन का प्रोजेक्ट भी है, वो भी नेगोशिएशन में, अगर इसको वो ऑर्डर भी मिल गया तो बुक की जो इसकी ऑर्डर बुक वैल्यू है वो बहुत बड़ी हो जाएगी, ये कंपनी बहुत बड़ी बन सकती है अगर ये ऑर्डर इसके असली में मटेरियलाइज हो जाए। हालांकि इसने जो अभी दोनों कंपनी में बात कर रहा हूं, एक मेजागन डॉक शिप बिल्डर और एक और अभी अपन नेक्स्ट बात करेंगे एचएएल की, ये दोनों की दोनों डिफेंस कंपनीज हैं। तो आप जानते हो कि डिफेंस कंपनीज के अंदर कभी भी अपन को बूस्ट देखने को मिल सकता है। रीजन बिहाइंड इट की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस चल रही है, जो आपको पता है कि आए दिन जो वॉर चल रही है, और अभी जो स्पेसिफिकली जो वॉर्स चल रही है स्टॉक मार्केट पे, जो नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है, तो अब ये है कि जो भी डिफेंस इक्विपमेंट की जरूरत सारी कंट्रीज को पड़ेगी। सब लोगों को इतना पता है कि यार कभी भी वॉर हो सकती है, तो हर एक कंट्री अपने अंदर जो डिफेंस के इक्विपमेंट है, डिफेंस की कैपेबिलिटी है, वो इंक्रीज करके रखेगी कि फ्यूचर के अंदर कभी भी कोई इश्यू ना हो। स्पेसिफिकली जो अपनी कंपनीज है, मतलब लाइक एचएएल हो गया, बीएल वगैरह हो गया, ये इजराइल को भी सप्लाई करती है कुछ आइटम्स। तो जब इजराइल के उनके डिफेंस के इक्विपमेंट खत्म हो जाएंगे तो उनको मतलब कुछ ना कुछ कम तो होंगे, उनको वापस से उसको फुलफिल करना पड़ेगा, तो इंडियन कंपनीज को ऑर्डर मिल सकते हैं। तो डिफेंस लाइक वन ऑफ द ग्रोइंग सेक्टर है जो इंडिया की इकोनॉमी उस हिसाब से, तो शायद मेनली म्यूचुअल फंड ने भी यही चीजें देखी है कि डिफेंस एक एवर ग्रोइंग सेक्टर है, बाकी ऊपर नीचे थोड़ा बहुत तो हमेशा चलता ही रहता है। अब एचएएल की बात करूं तो ये डिफेंस एरोस्पेस फाइटर जेट बनाती है। फाइटर जेट से आपने नाम सुना होगा, इंडियन आर्मी के पास सबसे बड़ा एक फाइटर जेट जाता है, तेजस प्रचंड। तो जनरली जो भी डिफेंस के जो फाइटर जेट है, मतलब उड़ने वाले जो भी फाइटर जेट्स हैं, वो सारे के सारे एचएएल ही बनाता है। अभी तक इसकी मोनोपोली है अभी तक, तो बाकी मैं अभी आपको आगे चीज बताऊंगा। जितनी भी फाइटर जेट है एचएएल के पास जाएगा। रेवेन्यू प्रॉफिट बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो है, रिटर्न ऑन इक्विटी 23% चल रहा है, बहुत अच्छा है। फिर भी इस कंपनी में 1% भी डेट नहीं है, और साथ में अभी भी ये कंपनी अंडर वैल्यूड चल रही है। जय डिफेंस का पी रेशियो 41 चलता है, इसका 27 पी रेशियो चल रहा है। इसकी जो एग्जिस्टिंग सेल है FY25 के अंदर वो 33,000 की एग्जिस्टिंग सेल है। इसके पास जो ऑलरेडी ऑर्डर्स पड़ा है वो 2.5 लाख करोड़ का पड़ा है, मतलब 6 टाइम्स तो इसके पास ऑलरेडी ऑर्डर्स पड़ा हुआ है। तो ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है अभी। आप अगर इसका साथ में देखोगे, जो इसका मेजर रेवेन्यू चंक आता है वो 60% इसका रेवेन्यू आता है रिपेयर एंड ओवरऑल से, कि जो फाइटर जेट बनाती है वो फाइटर जेट रिपेयर करने की टेक्नोलॉजी भी इसी के पास है। तो एक बार उन्हें फाइटर जेट सप्लाई कर दिया, लाइफ टाइम रिपेयर मेंटेनेंस का इसके पास रेवेन्यू आता रहता है, ये सबसे बड़ी चीज है। इसने अभी बहुत सारी नई हेलीकॉप्टर की फैक्ट्री भी 1-2 ओपन करी है, कि हेलीकॉप्टर की नई फैक्ट्रीज ओपन करी है। साथ में इसको बहुत सारे अभी बहुत सारे नए प्रोजेक्ट भी सिक्योर्ड हुए हैं इसको कुछ सप्लाईज के लिए, बट अभी वो सारे मैं डिस्कस करूंगा तो
वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मतलब उसको बहुत सारे नए ऑर्डर्स भी मिले, हेलीकॉप्टर फैक्ट्री भी इसने नहीं डाली है। तो अभी तक तो ये कंपनी हालांकि मोनोपोली थी, पर अभी हुआ क्या था, रिसेंटली 1 महीने पहले एक 5th जनरेशन फाइटर जेट चाहिए था इंडियन आर्मी को। तो ये 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए ना इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया कि भाई आप टेंडर नहीं लगा सकते। रीजन ये दिया गया कि यार आपके पास ऑलरेडी बहुत बड़ा ऑर्डर बुक वैल्यू हमारी इंडियन आर्मी से पड़ी है और आप उसको सप्लाई करने में वैसे टाइम लगा रहे हो, तो अगर हमने अभी आपको ये और दिया तो अभी आप और टाइम ले लोगे इनको भी सप्लाई करने में। तो इसलिए इसको 5th जनरेशन फाइटर जेट से अभी इसको हटा दिया कि आप सप्लाई नहीं कर पाओगे, डिस्क्वालीफाई। तो उस वजह से इसकी मोनोपोली खतरे में आ सकती है, ये चीज आप एक बार कंसीडर कर लेनी है। हालांकि जैसे ये न्यूज आई थी, शेयर की प्राइस अच्छी खासी गिरी थी, मतलब ये लास्ट 1 वीक में उसकी बात कर रहा हूं कि जब लड़ाई शुरू नहीं हुई थी ना, लड़ाई शुरू होने के पहले भी लास्ट 1 वीक में 10% गिर चुका था, लड़ाई मतलब ईरान इजराइल की वॉर होने के पहले भी है। तो जैसे ये न्यूज आई थी कंपनी के शेयर गिर गए थे, और हालांकि कुछ लोगों को इस पर फिर भी ट्रस्ट था, जैसे मैं जेपी मॉर्गन बोलूं तो जेपी मॉर्गन ने फिर भी टारगेट दिया था कि नहीं, शेयर की प्राइस 6000 रुपीज तक टच होगी, इसका टारगेट अभी भी यही चल रहा था। तो कुछ लोगों को इस पर अभी भी ट्रस्ट है, तो वो चीज आप एक कंसिडर कर सकते हो। तो हालांकि ये अपने शेयर हो गए। अब मैं आपको 2 शेयर और बताऊंगा, वीडियो लंबी नहीं हो जाए इस वजह से मैं बस आपको 2 शेयर के नाम बता देता हूं, जिसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। वो सेपरेट वीडियो आई होप आपने देख ली होगी, मैं लिंक अटैच कर दूंगा। जो इसने इस म्यूचुअल फंड ने अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज करी अच्छे लेवल पे। एक है बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक है इंडियन बैंक। ये 2 कंपनीज के अंदर भी इसने बहुत अच्छी लेवल पे इसने अपनी शेयर होल्डिंग्स को इंक्रीज कराया। तो ये दोनों कंपनी मैंने आपको बता दिया था, बैंक ऑफ बड़ौदा स्पेसिफिकली, कि जो एसबीआई बैंक के बाद जो पीएसयू बैंक आता है जो सबसे अभी अच्छे ग्रोथ मोड के अंदर है, वो बीओबी बैंक है। मैंने बहुत बार अपने वीडियोस के अंदर बताया हुआ है। तो इस म्यूचुअल फंड ने भी बीओबी में अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है, साथ में इंडियन बैंक में बढ़ाई। मैंने दोनों के लिए सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, मैं अभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अटैच कर दूंगा, वो वीडियो सेपरेटली देख सकते हैं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताना। और आपको अगर ये एक्टिविटी में बाकी अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड जितने भी है सबके लिए सोच रहा हूं, तो मैं सोच रहा हूं मंथली बेसिस पे आपके लिए ये चीजें लाते रहूं। अगर आपको चाहिए मंथली बेसिस पे तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ताकि मुझे पता रहे मंथली बेसिस पे लाना है नहीं लाना है। और बाकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल याद करके सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना।